मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 के विज्ञान विषय के आज हम लोग अध्याय देखेंगे जंतुओं में जनन। इस अध्याय के उपपाठ है आज का हम लोग का पढ़ने का विषय, वो है मानव में जनन अंग तथा जनन। तो आओ बच्चों, चले देखते हैं मानव में जनन अंग और जनन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है और युग्मनज बनते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं में देख चुके थे, पौधों में लैंगिक प्रजनन या जनन, जिसमें हम देखे थे कि नर और मादा युग्मक का संलयन होके युग्मनज बन रहे थे और उससे भ्रूण विकसित हो रहा था और भ्रूण से एक छोटा सा पौधा परिवर्तित होके बन रहा था। तो ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे जंतुओं में लैंगिक प्रजनन कैसे हो रहा है, कैसे निषेचन हो रहा है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज मानव में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन कैसे हो रहा है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मानव में लैंगिक जनन में सबसे पहले मानव में जनन अंग और जनन प्रक्रिया। मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है और इन कोशिकाओं को हम जनन कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं के विकास मनुष्य के जीवन काल के एक विशेष अवधि में होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं, विशेषतः जनन कोशिकाओं में। और इन कोशिकाओं का विकास जो है शरीर के एक विशेष अंग में होता है। इस विशेष अंग को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे वृषण और अंडाशय है। नर में वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है। जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना शुरू होता है। इसी समय को हम लोग वयस्क संधि काल कहते हैं, जब हम हमारे जो जनन कोशिका उत्पन्न करने वाले अंग यानी कि वृषण और अंडाशय का काम करना शुरू हो जाता है। मानव नर जनन अंग, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें जो अंग है वृषण, वास डिफरेंस जिसे हम शुक्र वाहिनी भी कहते हैं, और मूत्र मार्ग और लिंग को हम लोग शिश्न भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृषण के बारे में। वृषण जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं, इस वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। ये नर के पास एक जोड़ी यानी कि संख्या में 2 होती है। इसमें लाखों शुक्राणु पैदा होते हैं और इसी वृषण से होते हुए हम देख रहे हैं कि 2 वाहिका है, जिसे हम लोग शुक्राणु वाहिनी कह रहे हैं। इससे होते हुए शुक्राणु पहुंचता है मूत्र मार्ग तक यानी कि यूरेथ्रा तक। तो ये शुक्राणु वाहिनी को हम लोग भास डिफरेंस भी कहते हैं। ये प्रजनन ग्रंथियों के स्राव के साथ मिलकर ये मूत्र मार्ग से स्रावित होती है और इसको हम लोग वीर्य कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शुक्रवाहिनी है, ये कुछ देर के लिए शुक्राणु को संचित रखता है शुक्राशय के अंदर और फिर प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव से मिलते हुए ये मूत्र मार्ग से बाहर जाता है, यानी लिंग से होके गुजरता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव नर जनन अंग में हम देख रहे हैं मुख्य भाग क्या हो गया, वृषण, फिर हम देख रहे हैं शुक्रवाहिनी यानी कि भास डिफरेंस,
और इसके बाद हम देख रहे हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर शिश्न और मूत्र मार्ग। शिश्न के अंदर मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग जो हमारे मूत्राशय से मूत्र को लेकर मूत्र का निर्गत करता है, उसी मूत्र मार्ग को हम वीर्य निर्गत करने के लिए यानी कि शुक्राणुओं को निर्गत करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं और जो वीर्य के साथ निकल आते हैं, वृषण में बनते हैं वीर्य के साथ निकल के आते हैं, उस शुक्राणु का अगर हम आकार देखते हैं तो इसमें हम मुख्य 4 भाग देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिर, फिर गर्दन और फिर बीच का टुकड़ा जिसे हम मिडिल पीस भी कहते हैं, और सबसे नीचे पूंछ। पूंछ जो है उसके संचालन में सहायता करता है, यानी कि जो हमारा शुक्राणु है वो एक जगह से दूसरे जगह चल के जाता है, तैर के पहुंचता है, और इसी तैरने में ये पूंछ उसे सहायता करती है। तो हम शुक्राणुओं के आकार के बारे में तो देख लिए। अब हम देखते हैं कि शुक्राणु मानव पुरुषों में यौन परिपक्वता आने के बाद ही बनना शुरू होता है, जो लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु के आसपास प्राप्त होती है, यानी कि यौन परिपक्वता। वृष द्वारा लाखों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है, और शुक्राणु की पूंछ जो है वो वीर्य के में तैरने में सहायता करती है, और जो बीच का टुकड़ा है इसमें बहुत मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को उसको ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करती है। हम लोग अब देख रहे हैं मादा जनन अंग। मानव में मादा जनन अंग में मुख्य अंग जो है वो है 2 अंडाशय, जो मानव के उदर गुहा में यानी कि मादा की उदर गुहा के अंदर उपस्थित रहता है, और इस अंडाशय से अंडा उत्पन्न होता है। हर महीने में एक अंडा उत्पन्न होता है, यानी कि एक बार अगर इस अंडाशय से एक अंडा उत्पन्न हुआ, दूसरा अंडाशय उत्पन्न नहीं करेगा, और दूसरे महीने ये उत्पन्न करेगा तो ये उस समय उत्पन्न नहीं करेगा। और अंडा उत्पादन होने के बाद जब ये निकलता है अंडाशय से, उसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद अंडा जो है पहुंचता है इस अंड वाहिनी में, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब एक पेशीय नली होता है, और इस नली के अंदर अंडा जो है वो इंतजार करता है शुक्राणु का, और अंडाणु जो है वो एकल कोशिका होता है शुक्राणु जैसा ही। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचता है वह निषेचन होता है, और निषेचन के बाद ये डिंब को गर्भाशय में ले जाता है। गर्भाशय एक खोखला पेशीय नाशपाती के आकार का अंग है। इसके अंदर शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय के निचले संकीर्ण भाग को गर्भाशय का ग्रीवा कहा जाता है। यहाँ शिशु का पूर्ण परिवर्धन के बाद इसी रास्ते से शिशु का जन्म होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं योनि। योनि जो है गर्भाशय में एक विस्तृत पेशीय नलिका है जो खुलता है जिस जगह से, उसे हम कहते हैं योनि। ये गर्भाशय का ग्रीवा जहां खुल रहा है उसे हम कह रहे हैं योनि। और इसी रास्ते से जो शुक्राणु है वो प्रवेश करता है गर्भाशय में, और गर्भाशय से होते हुए ये अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। जब एक लड़की 10 से 12 साल की उम्र के यौवन तक पहुंचती है तो अंडाशय ओवम यानी कि अंड कोशिका या अंडाणु का युग्मक जो है उसका उत्पादन शुरू कर देता है। गर्भाशय वो अंग है जहां युग्मक परिपक्व होता है, और जब तक वो बढ़ते रहता है और जब तक उसका
विकास जो है परिपूर्ण हो जाता है, तब वो इसी गर्भाशय के ग्रीवा से होते हुए योनि के माध्यम से उसका जन्म होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मादा अंडक या मादा जुगमक को, जिसमें हम देख पा रहे हैं साफ तरह से इसके अंदर में केंद्रक को और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, और इसमें जो गुणसूत्र रहता है वो गुणसूत्र रहता है अर्ध गुणसूत्र, जिसे हम हैप्लॉइड भी कहते हैं। यानी कि साधारण कोशिका में जितने गुणसूत्र रहते हैं उसका आधा रहता है इस जुगमक के अंदर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जुगमक यानी कि अंडकोश या अंडाणु में बहुत सारे शुक्राणु पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शुक्राणु जो है ये अंडकोश के अंदर प्रवेश कर पाता है, उसका केंद्रक उसके अंदर पहुंच पाता है। और उस शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक का हम यहाँ देख रहे हैं निषेचन हो रहा है, यानी कि विलयन हो रहा है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ये चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दो केंद्रक का कैसे विलयन हो रहा है। और इस विलयन के बाद द्विगुणसूत्री जुग्मनज बनेंगे, और जो जुग्मनज जो है कोशिका विभाजन के माध्यम से वो भ्रूण में परिवर्तित होगा। कि जैसे ये दो जुग्मक मिले और दो जुग्मक मिलके एक जुग्मनज बनाए यानी जाइगोट बनाए, ये दोनों अर्धसूत्री मिलके एक द्विगुणसूत्री जुग्मनज का सृष्टि किया। और ये एक कोशिका वाला जुग्मनज जो है वो धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन हो रहा है या कोशिका विभाजन हो रहा है, इसके माध्यम से ये भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शुक्राणु एक अंडाणु में प्रवेश कर रहा है और एक जुग्मनज बना रहा है, और जुग्मनज जो है फिर इसमें विभाजन हो रहा है, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से एक भ्रूण के तरफ ये बन रहा है। और इस भ्रूण का परिवर्धन जो है वो गर्भाशय के अंदर हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं निषेचन का क्रिया, जिसमें अंडाणु शुक्राणु मिलके एक जुग्मनज बना रहे हैं। यहाँ हम देखें दो गुणसूत्र इस तरह से दो केंद्रक का जब विलयन होगा यानी कि फ्यूजन होगा तो वो बन जाएगा जुग्मनज। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे निषेचन हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक अंडाणु के पास पहुंचते हैं सैकड़ों शुक्राणु पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शुक्राणु जो है वो सफल होता है निषेचन के लिए। और जैसे निषेचन हो रहा है हम देख रहे हैं कि कोशिका जुग्मनज का कोशिका विभाजन शुरू हो रहा है, और इस तरीके से ये एक भ्रूण में परिवर्तित होते जा रहा है। और ये एक भ्रूण है जो अभी तक इसमें अंग का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, अंग का विकास शुरू हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अब भ्रूण जो है एक शिशु का आकार ले चुका है, और ये मानव के सारे अंग अब इसमें देख रहे हैं। इसमें शिशु माँ के जठर के अंदर यानी कि मादा के गर्भाशय के अंदर ये इस तरह से परिपक्व हो रहा है, और ये नाल के माध्यम से, ये गर्भनाल के माध्यम से ये अपना पोषण और श्वसन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया सब इसी के माध्यम से माँ के शरीर के रक्त से पा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि माँ के शरीर के अंदर शिशु का परिवर्धन या परिपक्व होना किए होने की क्रिया जो है वो चलते रहती है जब तक ना ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। और जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो ये गर्भाशय द्वार और गर्भाशय के बाद ग्रीवा से और योनि से होते हुए बच्चे का जन्म होता है, और इस तरह से हम एक नए शिशु या नए मानव शिशु का जन्म देते हैं। तो बच्चों, ऐसे हम देखें मानव में जनन की क्रिया या लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है।